नमस्कार, मैं पीयूष सिलवाल क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो अपने आप में किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। एक ऐसा एग्जाम्पल है कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले रुकना नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचते हैं करने की, अपने लिए अलग अलग टारगेट सेट करते हैं, लेकिन हमें कई बार शिकायतें होती हैं, कभी खुद से, कभी अपने आसपास से, और उन शिकायतों के बोझ तले हम इतना दब जाते हैं कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं, उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल के पद से उन्होंने आज की डेट पर उत्तराखंड की ही एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के पद पर वो कार्यरत है। तो आइए मिलते हैं उनसे। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जैसा कि मैं सर के बारे में जानता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सर के बारे में बताऊँगा। सर की जो बेसिक लाइफ जो रही है सर, बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उसी ड्यूरिंग उन्होंने उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर उनका चयन हुआ था। पुलिस कांस्टेबल जब वो थे उसी ड्यूरिंग उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही पहली बारी में उनका नेट क्लियर हुआ था हिस्ट्री सब्जेक्ट से, और दूसरी बारी में दूसरे अटैम्प्ट में उन्होंने अपना हिस्ट्री से नेट जीआरएफ क्लियर किया। और उसके बाद जो नेक्स्ट अचीवमेंट था उनका, उन्होंने नेट जो क्लियर किया पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से किया, और अभी रिसेंटली उन्होंने इंडियन कल्चर में भी नेट क्लियर किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट करती है यूसेट का, जो कि नेट की ही तर्ज पर होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उत्तराखंड में। तो यूसेट भी सर ने हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्लियर किया है। और इसके अलावा बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं सर के, जो आज हम सर से ही जानेंगे कि उन्होंने और क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में और क्या क्या मुकाम अपने हासिल किए हैं। तो सर, जब आप पुलिस कांस्टेबल थे, क्योंकि आपकी जो करियर की शुरुआत हुई है तो पुलिस कांस्टेबल के पद से आपकी करियर की शुरुआत हुई है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका पुलिस कांस्टेबल के पद पर रहते हुए? क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? मेरा जो पुलिस का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि आज मैं जहाँ पर हूँ वो मैं पुलिस की बदौलत ही हूँ। क्योंकि जब तैयारी के शुरुआती दौर में अगर मैं देखूँ तो मैं आर्मी की या पुलिस की ही तैयारी करता था, क्योंकि मेरा जैसा परिवेश है मेरे वहाँ का, तो हम यही दो जो भर्तियाँ हैं इनके बारे में ही हम सोचते थे और यही सपने देखते थे कि जल्दी से हम कोई नौकरी प्राप्त करें। तो क्योंकि जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति जो है परिस्थितियों का दास होता है, तो यही समझ लीजिए कि मैं भी उस दासता की श्रेणी में था। क्योंकि हम जो हमारा जो परिवेश होता है उससे बाहर हम नहीं सोच पाते हैं, तो मैंने पुलिस में भर्ती होने का ही डिसाइड किया, और मैं वर्ष 2007 में पुलिस कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुआ। चूँकि मेरा इंटर 2005 में हो गया था। उसके बाद देखें कि 2008 में मैं ट्रेनिंग में चला गया था, तो मेरा ये गैप हो गया था पढ़ने का, ना मेरा ग्रेजुएशन पूरा था। तो मैंने 2009 में फिर शुरुआत किया कि भाई ग्रेजुएशन करना है, कुछ सीखना है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अगर हम ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तो हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरीके से सफ़र शुरू हुआ, और फिर एमए किया। एमए अपेयरिंग मतलब पार्ट 1 होने के बाद ही जैसे मैं सेकेंड ईयर में आया, क्योंकि ये सब प्राइवेट हो रहा था, तो सेकेंड ईयर में जब आया तो मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा जो है पास कर ली थी। तो एक अलग से कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि मैं अब कर सकता हूँ, यानी कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो मैं सही दिशा में तैयारी कर रहा हूँ। इसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि आप बता रहे थे, पॉलिटिकल साइंस और इंडियन कल्चर से ही मैंने नेट किया। तो इस तरीके का अनुभव रहा है। फिर पुलिस से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मैं कुछ जो अपने अधिकारी हैं मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जिसमें जन्मेजय खंडूरी सर हैं IPS, और स्वीटी अग्रवाल मैडम हैं। तो इन दोनों का बड़ा अहम रोल रहा है, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। जैसे हम सर देखते हैं, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है उसकी जो पहली प्रेफरेंस होती है, जैसे आपने कहा कि परिवेश का हमारा होता है, और वो उसकी पहली पसंद यही होती है कि या तो फौज में भर्ती हो जाए या पुलिस में भर्ती हो जाए, तो उससे बाहर वो सोचता नहीं। और जब वो एक नौकरी में पहुंच जाता है तो फिर वो वहाँ से सोचता है कि भाई बस बहुत हो गया, अब आगे कुछ कहीं नहीं जाना है, स्टेबिलिटी आ गई है। तो जब आप
उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल थे, बिकॉज सरकारी नौकरी है, स्टेबिलिटी थी कि कोई नौकरी से तो हटा सकता नहीं है। जो अमूमन मानना है सरकारी नौकरी को लेकर के, छुट्टी पूरी मिल जाती है और सब कुछ होता है, तो आलस नहीं था कि यार हो गया, अब आगे कुछ नहीं करना, बस हो गया, नौकरी तो है अपने पास, तो आगे का जो सफ़र है ऐसे ही काटेंगे इसी नौकरी में रहते हुए। इसमें मैंने मतलब जब मैं पुलिस में आ गया था तो मैंने सोचा मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2005 में अपने कॉलेज का मैं टॉपर भी रहा था, तो था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा। लेकिन मैं भर्ती हुआ, फिर जब यहाँ आ गया था मैं पुलिस में, तो मैंने कहा मुझे कुछ अच्छा करना है और जितना ही मुझे समय मिलेगा मैं समाज की बेहतरी के लिए करूँगा। और समाज की बेहतरी के लिए हम, ताकि ये नहीं है कि समाज की बेहतरी के लिए कोई अच्छे पद पर हों तभी हम कुछ अच्छा कर पाएँ समाज के लिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि मैं अगर कि कोई बड़े पद पर अगर जाता हूँ तो मुझे जो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका अच्छे तरीके से निर्वहन करूँगा। तो जो मेरे सामने जो लक्ष्य था, जो मेरा एम था, उस एम ने मुझे कभी न तो आलस आने दिया और न ही मुझे डीमोटिवेट होने दिया। जैसे आप डीमोटिवेट भी नहीं हुए, लेकिन एट टाइम्स होता है कि हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती हैं। आप कहेंगे चाहे लाख, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में मोमेंट्स आते हैं कि हम वहाँ पर नेगेटिव होने लग जाते हैं। कई बार क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि यार पढ़ता ही रहता है, क्या हासिल होगा पढ़ करके, किताबें पढ़ करके पागल हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ज़िंदगी में और कुछ होना नहीं है, इसमें कुछ हासिल करना नहीं, इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं लाइफ में, और वो कई बार नेगेटिव भी कर देते हैं हमें। तो वो उस नेगेटिविटी और नेगेटिविटी थिंकिंग और नेगेटिव फीलिंग जो उसके बाद डिप्रेशन का स्टेज आ जाता है, डिमोटिवेशन का स्टेज आता है, क्या आपकी लाइफ में आए होंगे कभी ना कभी ऐसे मोमेंट्स? देखिए, जब तैयारी करते हैं तो कोई भी कैंडिडेट हो, जब वो एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो ये जो आप बता रहे हैं जितनी भी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ हर एक कैंडिडेट के साथ घटित होती हैं। किसी के साथ कुछ ज़्यादा होता है तो किसी के साथ कुछ कम मात्रा में होता है, लेकिन होता अवश्य है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी आलोचनाएँ भी होती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम समाज के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं तो हम बस उस पर फोकस करें, इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें। जो हमारी आलोचना कर रहा है उस पर भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि हम अगर उसको आलोचना को उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम मतलब सही दिशा में हम नहीं जा पाएंगे। उसको हम दरकिनार अगर करें तब हम बेहतर कर सकते हैं। आलोचनाएँ होना लाजमी है, मैं समझता हूँ आलोचना का भी अपना एक रोल है, क्योंकि आलोचनाएँ जो करते हैं वो एक प्रकार से हमारे ऊपर रिसर्च करते हैं, यानी कि हमारी कमियों को बताते हैं, जो कई बार हमें भी अपनी कमियाँ इस तरीके की पता नहीं लगती हैं, तो उन कमियों पर काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और लिहाजा हमें एक चीज़ और समझना चाहिए कि जो हमारी आलोचना कर रहा है वो हमारा मूल्यांकन नहीं करेगा। तैयारी का जो हमारा मूल्यांकन होगा वो आयोग करेगा, और हमें आयोग का जो पैटर्न है, आयोग का जो स्टैंडर्ड है, हमें बस उस पर कायम रहना है, क्योंकि हमें सफलता, जो हमारी जो सफलता है उसका द्वार वहीं से खुलना है। तो मतलब डिप्रेशन और जो डीमोटिवेशन होता है उसको अंदर से ही आपको लाना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है हमारी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, और सेल्फ मोटिवेशन हमें होना भी चाहिए, बिकॉज अगर हम सेल्फ खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते तो हम किसी और को भी मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। जैसे सर, बिकॉज क्योंकि पब्लिक फोरम में जो आपके बारे में जानकारी अवेलेबल है, ये नेट की जानकारी के अलावा जो आपने नेट और सेट का यूसेट का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, इसके अलावा एक और उपलब्धि है आपकी जो मुझे मालूम है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले आप दिल्ली स्टेट बोर्ड में भी आपका चयन हुआ था बतौर टीजीटी टीचर सोशल साइंस के लिए। तो जब आप दिल्ली में, आपका एक साल आपने वहाँ काम किया है, एक साल आपने दिल्ली स्टेट बोर्ड में पढ़ाया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका दिल्ली के एजुकेशन मॉडल जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, क्या वो वैसा ही है या फिर सिर्फ वो एक दिखावा है? देखिए, दिल्ली का जो मेरा अनुभव रहा है टीचिंग का, बहुत ही शानदार रहा है। जिस तरीके से अगर हम देश में देख रहे हैं, भारत में अगर किसी जगह पर अगर एजुकेशन में जो रेवोल्यूशन आ रहा है, जो क्रांति आ रही है, वो मैं समझता हूँ दिल्ली में ही आ रही है। और दिल्ली से ही जो शुरुआत जो केजरीवाल सरकार ने की है, चूँकि मैं वहाँ उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने बेहतर काम किया, एक नया तरीका, एक नया मॉडल दिया है। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि उस मॉडल को और राज्य जो है फॉलो करेंगे। अच्छा अनुभव रहा है मेरा वहाँ पर, चूँकि मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखी। चूँकि वहाँ पर ये था कि शिक्षा में बहुत ज़्यादा जो है तकनीकी ज्ञान का भी मतलब उसमें समावेश किया है, नवाचार हो रहा है। जैसे कई बार ये होता था कि सरकारी टीचर जो है, जो एक अध्यापक है, उसको बहुत ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं देता थे,
देते थे। उनको ये लगता था कि यार टीचर है, क्या है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पर इस तरीके का नहीं है माहौल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिलता है, चूँकि गवर्नमेंट खुद जो है टीचर को सम्मानित कर रही है। जैसे मैं अपना बताऊँ, जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया था तो हम जो भी जितना हमारा बैच था उन सबका वेलकम किया गया। तो एक अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आई, एक अलग तरीके का अनुभव था मेरा, और अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, वो लगातार सोचते रहते हैं नए नए तरीके, क्या अच्छा हो सकता है एजुकेशन में। तो ये मतलब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे जब आपने नेट क्लियर किया था पहली बार, तो जब नेट आपने हिस्ट्री से क्लियर किया था, अपियरिंग में ही थे उस साल, तो उसके बाद आपने एलओपी में चले गए थे, लॉस ऑफ पे वाली लीव आपने ले ली थी। बेसिकली एलओपी हमारे यहाँ कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में उसे, कि आप एजुकेशन लीव में बेसिकली चले गए। इसके बाद आपने नेट क्लियर किया, तो ये जो 2 साल का, जो 2 3 4 साल का जो गैप रहा है, कि आप स्टेबिलिटी, जो पैसा है, देखिए पैसा की लाइफ में कुछ भी कहें तो पैसा ज़रूरी होता है, और आपने अपना एक अर्निंग रिसोर्स खो दिया था, अपना जो कमाई का जरिया था, आपने वो कमाई का ऑप्शन आपने अपना खो दिया था। तो मतलब छोड़ दिया था, खोया नहीं था, आपने छोड़ दिया था उसे। तो इसको कैसे आपने टैकल किया, कि आपकी जो जेआरएफ क्लियर होने तक की जो पीरियड था, इस पीरियड को आपने कैसे ओवरकम किया? देखिए, जब मैं कोई मेरी योजना रहती थी तो मैं योजना के लिए उस हिसाब से मैं पहले से ही प्लानिंग उसकी, मतलब जो योजना पे काम करना है उसके लिए क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, मुझे किस तरीके से आगे चलना है, तो मैं समझता था क्योंकि इस तरीके की बाधाएं आएंगी और पैसा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब तक अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किताबें बहुत महंगी हैं, और जो वैसे भी जब एक बार जॉब में व्यक्ति आ जाता है तो उसका जो एक निश्चित जो खर्चा हो रहा है महीने में, वो अगर जॉब नहीं करेगा तब भी होगा, तब भी एक एक तरीके से कहें कि वो आदतन हो जाता है, अपना खर्चा होना है। तो मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, अपनी तनख्वाह से मैं बचाते रहता था, लेकिन साथ में इसमें जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। जिसमें मैं अगर कहूँ तो एक कुबेर रावत जी हैं मेरे परम मित्र, और जितेश राय जी हैं, इन्होंने मेरी बहुत मदद की, और सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। अगर मैं कई बार डीमोटिवेट होता था तो ये मुझे मोटिवेट करते थे। तो दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान होता है तैयारी के दौरान भी, और वैसे भी जीवन में अगर हम देखें तो दोस्त अगर अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, ये जो आपका सेट नेट और दिल्ली गवर्नमेंट और उत्तराखंड में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, इनको क्लियर करने के अलावा क्या कोई और भी एग्ज़ाम्स हैं जहां आपने क्लियर किया लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया? बेसिकली मुझे वही मालूम है जहां जहां आपने ज्वाइनिंग्स दी हैं, क्या इसके अलावा वो भी कुछ एग्ज़ाम्स और रहे हैं आपके जहां आपने ज्वाइन नहीं किया लेकिन एग्ज़ाम क्लियर किया? हाँ, इसमें अभी जैसे कुछ रिजल्ट थे मेरे जो जिनको मैंने क्वालिफाई मतलब किया, जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं मैंने उनको क्वालिफाई किया था, जिसमें है UKSSC का एक एग्ज़ाम था, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का, और ये 2018 में इसका रिजल्ट आ गया था। लेकिन 2018 में ही मैंने दिल्ली DSSB का एग्ज़ाम दिया था, तो उसका भी रिजल्ट आ चुका था, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग आई थी और उधर DSSB का रिजल्ट आ गया था। क्योंकि मुझे जाना तो दिल्ली में था, क्योंकि वो बड़ा पद था, और बड़ा पद भी क्या कहेंगे कि मुझे मेरा जो चॉइस था कि वहीं जाना है मुझे, कुछ और अच्छा करना है, कि अगर मैं दिल्ली चला गया तो मैं ज़्यादा अच्छी तैयारी करूँगा, मैं मुखर्जी नगर के आसपास रहूँगा, तो कुछ मुझे जो और भी अपडेट चीज़ें मिलती रहेंगी। ओके। तो एक तो एक एग्ज़ाम में था, और फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक एग्ज़ाम था LT ग्रेड का, हाई स्कूल तक जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर अध्यापक के लिए था, वो सोशल साइंस विषय था। वहाँ पर 924 भर्ती थी उस पद के लिए, टोटल जो पद थे 924 थे, उसमें मेरा 110वां रैंक आया था। तो ये दो थे, बाकी एक आधा अधूरा था। इसमें आधा अधूरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें इंटरव्यू नहीं दिया था, मैंने जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो मैंने क्वालिफाई किया था, वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ही था, डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्योंकि हुआ ये कि उसका रिजल्ट थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, रिजल्ट देरी से आया, तब तक मैं यहाँ पर उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर चुका था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं दिया, इंटरव्यू नहीं दिया था। बिल्कुल सही सर, ये एक सही डिसीजन भी है, क्योंकि उत्तराखंड को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो आए और इतना
पढ़ाएँ और बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को आप मोटिवेट भी करें, और ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में किसी नए मुकाम तक पहुँचे और कुछ और नया हासिल करें अपनी ज़िंदगी में। अपार्ट फ्रॉम इट सर, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे आपने इतनी सारी तैयारियाँ की और ये सब कुछ किया, तो ऐसा कुछ है जो स्पेसिफिक आप एक गुरु मंत्र के तौर पर हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो मे भी हो सकता है कि किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए कुछ गुरु मंत्र आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखिए, गुरु मंत्र कुछ विशेष नहीं है। बस मेरा बस यही मानना है, जो भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी, उनको बस फोकस करना चाहिए कि आखिर उनको बनना क्या है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एम उनका क्या है। अगर आप एम निर्धारित कर लेते हैं, तो उससे संबंधित हमें क्या अध्ययन सामग्री को पढ़ना है और किस तरीके से हमें उसकी स्टडी करनी है, इस पर फोकस करना चाहिए। और दूसरा ये है कि मोटिवेशन जो है, सेल्फ मोटिवेशन, उस पर भी मतलब काम करना चाहिए, क्योंकि तैयारी का ये पता नहीं कि तैयारी हम कर रहे हैं कब तक निकलेंगे, ऐसा कोई निर्धारित नहीं, किसी को नहीं मालूम है। कई बार समय ज़्यादा लग जाता है, तो धैर्य बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ टैलेंट तो लगभग सभी के पास होता है, लेकिन एक जो धैर्य है और सेल्फ मोटिवेशन है, ये बहुत आगे बढ़ता है। बहुत इसमें मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही है। अमूमन लोग यहीं पे स्ट्रगल करते हैं कि सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, और उस सेल्फ मोटिवेशन ना होने की वजह से वो धीरे धीरे अपने डिक्लाइन कर जाते हैं, अपने जो मंजिलें होती हैं, मंजिल तय करते हैं अपने लिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये आपने सब बहुत अच्छी बात कही, बिकॉज मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आसपास ऐसे देखता हूँ जहाँ सेल्फ मोटिवेशन की कमी की वजह से अक्सर पर्सन अपने जो गोल है वहाँ से भटक जाता है और कहीं और पहुँच जाता है। जैसे सर आप कह रहे थे कि एग्ज़ाम्स में जो डिले एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स के बाद रिजल्ट्स आने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो क्या लगता है कि इससे किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं कैंडिडेट्स को? बिकॉज क्योंकि आपने खुद एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा इस चीज़ का। और क्या गवर्नमेंट को और आयोग को इसके ऊपर करना चाहिए कि भाई जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिनिमाइज की जाएँ? इसमें देखिए, जो भी आयोग भर्ती कराता है, तो उसमें एक पहले से निर्धारित रहना चाहिए कि उसका जो एग्जाम कैलेंडर होता है वार्षिक, वो जारी करे, और जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है भर्ती का, उसको समयबद्ध तरीके से कराए। मतलब उसका फिक्स टाइम होना चाहिए कि इतने समय में हमारा जो एग्ज़ाम होगा और इतने समय में रिजल्ट आ जाएगा। तो एक विधिवत प्रक्रिया ये होनी चाहिए, उसका जो ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, वो एक उसमें इंक्लूड होना चाहिए। क्योंकि विलम्ब, कोई भी एग्ज़ाम जब विलम्ब होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कैंडिडेट को। और कई बार ऐसा होता है कि विलम्ब होने के कारण है कि व्यक्ति इधर उधर और भी एग्ज़ाम देने लगता है, और जब रिजल्ट आते हैं तो एक साथ आने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है कैंडिडेट का, क्योंकि एक ही कैंडिडेट 3-4 जगह सिलेक्ट हो जा रहा है। क्योंकि कैंडिडेट की कमी नहीं है, ये आयोग की कमी है। आयोग की कमी ये है कि विलम्ब हो रहा है तो व्यक्ति और कहीं भी हाथ पैर मारता है, चूँकि उसको नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जब एक अभ्यर्थी को जो मनचाहा अगर पद मिल जाएगा, तो वो दूसरे पदों के लिए मैं समझता हूँ एग्ज़ाम नहीं देगा, उसको ड्रॉप करेगा। तो इससे होगा कि जो और कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए वो पद सुरक्षित हो जाएंगे। जैसे सर आपका नवाचार में विश्वास आया हमेशा से, बेसिकली जो आपका लाइफ है, जो स्ट्रगल है, और स्ट्रगल के बाद जो एक नई अचीवमेंट होती है हर बार, तो वो एक नवाचार की तरफ इंडिकेट करता है कि जो हम इनोवेशन कहते हैं, एक नया। तो अब क्या ये यहाँ से ये नवाचार हमारा यहीं पर स्टॉप हो जाएगा कि हम अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं तो हम कॉलेज तक ही रहेंगे, अपने आप को सीमित कर देंगे, या फिर यहाँ से भी आगे कुछ और होना है? देखिए, जितनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है अभी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो समाज में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन ला सकता है शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा में कुछ और बेहतर करना है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, तो कोशिश ये करनी है कि उनको समाज की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए। और ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों के पास गाइडेंस नहीं है, एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि क्या स्टडी करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके लिए तो मैं काम कर भी रहा हूँ, और काफ़ी समय से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। जब मैं पुलिस में था तब भी काम कर रहा था, और अब यहाँ पर आ गया हूँ, तो मुझे और बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है। तो यहाँ पर मुझे जो नवाचार को लेकर मेरा काम है, तो मैंने ये सोचा कि नवाचार अगर हमें करना है, तो कुछ ऐसे हमें जो सोशल जो प्लेटफॉर्म है, उस पर हमें जाना चाहिए, जो डिजिटल
प्लेटफॉर्म है। तो मैंने भी अभी एक यूट्यूब चैनल बनाया है अपना, और मैं उसके माध्यम से लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ जितना भी मैं कर सकता हूँ। अभी तो शुरुआत है, लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा तो अवश्य मतलब अच्छा होगा, लोगों तक मैं पहुँचूँगा, लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचा सकूँगा और उनके लिए कुछ मैं बेहतर कर सकूँगा। क्योंकि मेरा ये सपना था कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ पहले से ही। आप अगर देखेंगे कि जब पुलिस में था तो जो मोटिवेशन आया है ना, ये मोटिवेशन ये नहीं है कि मुझे अपनी तरक्की करनी है, सिर्फ मैं अपने परिवार को आगे बढ़ा दूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और बिल्कुल ना तो कभी मैं जो पैसे के पीछे भागा हूँ अपने, अगर आप मेरा सफ़र देख रहे होंगे तो कोई पैसे के कोई लालच भी नहीं रहा मुझे। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, जितना भी मैं योगदान कर सकता हूँ। क्योंकि समाज बहुत ही एक व्यापक अवधारणा है, अगर हम कहें समाज बहुत बड़ा है तो उसमें मैं एक छोटी सी किरण हूँ, अगर मैं लोगों के लिए उनके लिए कुछ काम कर पाता हूँ तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है एम विद देवेंद्र सर, तो उसके माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो सर जो एम विद देवेंद्र सर है आपका ये जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के जरिए आप किन को टारगेट कर रहे हैं, कौन आपके टारगेट ऑडियंस है, बेसिकली किन लोगों को इस चैनल से बेनिफिट होने वाला है? इसमें देखिए अभी जो मेरे जो शुरुआत है वो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें इतिहास और जो नागरिक शास्त्र विषय है जिसको सिविक्स भी कहते हैं, और जब ग्रेजुएशन पीजी लेवल पर आ जाते हैं तो पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो इससे संबंधित जो भी लोग तैयारी करते हैं, चाहे टीजीटी एग्जाम का हो, पीजीटी हो, है ना, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, यूसेट हो, तो अभी इसी पर फोकस कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो लोग जो विद्यालय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो एमए का स्टूडेंट हो या बीए का स्टूडेंट हो, वो भी इससे लाभान्वित हो सकता है, वो अपनी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बना सकता है। तो उनका जो कन्फ्यूजन होता है किताब को लेकर या किस पढ़ना किस तरीके से है, ये सब कन्फ्यूजन को मैं उस अपने चैनल के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि सर का यूट्यूब चैनल है एम विद देवेंद्र सर, तो हम इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट ही नहीं एक सजेशन भी होगा, बिकॉज़ अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की तो आपके लिए चैनल बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज़ आप सर के जर्नी को देख रहे हैं कि सर ने कहाँ से शुरुआत की है, और ज़मीन से उठा हुआ जो आदमी होता है उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ बताता है और आपको बताता है, एक सही डायरेक्शन देता है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस चैनल पर जाएं, और बिकॉज़ आपको भी फ़ायदा होने वाला है उस चैनल से, और वहाँ से जो वीडियोज़ है, जो कंटेंट है, उस कंटेंट को आप ज़रूर देखें और अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाएं, बिकॉज वो उन सभी लोगों को बेनिफिट करने वाला है जो उन वीडियोस को देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसा जो टारगेट ऑडियंस है बेसिकली हमारी जो नेट सेट यूसेट एसटी और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों के अलावा वो उन सभी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा जो ज्ञान चाहते हैं, जो नॉलेज चाहते हैं। और नॉलेज की कोई उम्र नहीं होती, हम जब चाहें तब तक सीख सकते हैं, और जो ज्ञान है वो एक तरीके का एक सागर है कि उसमें हम कितना भी डूबना चाहें, हम कभी भी उसको पूरी तरीके से अपने आप में समाहित नहीं कर सकते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से ज़्यादा अपने लिए कंटेंट को, अपने आप को फ़ायदा पहुँचाएं, जो सर का जो एक्सपीरियंस है, सर की जो लर्निंग है और सर का जो टीचिंग स्टाइल है, उससे अपने आप को बेनिफिट करें। राइट सर, एक बार मैं चाहूँगा कि सर आप भी हमारे चैनल से हमारे दर्शकों से अपील करें कि वो आपके चैनल तक पहुँचें। तमाम जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा, यदि जो आपके जो भी घर में कोई जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या आपके आसपास जो लोग तैयारी करते हैं, तो आप उनको जो यूट्यूब चैनल है उसको आप उसके लिंक को भी शेयर करें और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचाएँ, ताकि मैं लोगों के पास तक पहुँच पाऊँ और लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनको ज्ञान दे सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात में हम फिर किसी और शख्सियत के साथ रूबरू होंगे और एक नया एक्सपीरियंस लेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आए और हमारे दर्शकों को आपने एक नई दिशा दी और बहुत सारे नए तरीके बताए कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जो ख्वाब, जो उन्होंने सपने देखे हुए उनको किस तरीके से वो पूरा कर सकते हैं। आपसे भी मेरा अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको अगर
इस वीडियो में लगा कि कुछ लाइफ चेंजिंग है तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज हमेशा से इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये चैनल आपके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हम जो भी वीडियोस अपडेट करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय उत्तराखंड।